राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गृहमंत्री अमित शाह की, जो अपने जीवन के 44 साल से अधिक का समय राजनीति में दे चुके हैं, जिनके कई किस्से अविस्मरणीय हैं, जिनकी गाथा पूरी पार्टी गाती है, ऐसे हैं अमित शाह। भारतीय राजनीति की चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्थान का श्रेय कहीं न कहीं अमित शाह को जाता है। इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम। अपने कार्यकाल में उनके जबरदस्त फैसले और उन पर इम्प्लीमेंटेशन एक अलग भूमिका को दर्शाता है। संसद में जो मुद्दे उठाए उन्हें पूरा करके दिखाया, चाहे वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, यूएपीए हो या सीएए लागू करना या फिर नक्सलवाद पर लगाम की बात हो। पहले नक्सलवाद पर ही बात कर लेते हैं। बीते मंगलवार को छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों पर ऑपरेशन हुआ, जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। इस स्ट्राइक में 29 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। नक्सलियों का टॉप कमांडर 25 लाख का नामी शंकर राव भी मारा गया। ये सब तब हुआ जब इलेक्शन होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को खुली छूट दे रखी है कि कोई भी नक्सली या तो आत्मसमर्पण करे या फिर जवानों की गोलियों का शिकार बने। इससे दो बातें निकलकर सामने आती हैं। सेना को खुली छूट से नक्सलियों में डर पैदा होगा और हाल ही में इतने बड़े ऑपरेशन से नक्सली डर गए हैं। चुनाव में भी हानि पहुंचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। गृह मंत्रालय से सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के पहले देश भर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसके बाद सीएए लागू किया गया। विपक्ष के कई दलों ने इसका विरोध किया, लेकिन अपने निर्णय पर अडिग रहने वाले अमित शाह ने साफ कह दिया था कि सीएए लागू रहेगा। वहीं समझाया भी कि इससे किसी को भी खतरा नहीं है, ये कानून नागरिकता दिलाने वाला कानून है। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के गैर मुस्लिमों के लिए प्रावधान। 3 देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले अवैध प्रवासी नहीं। ऐसे सभी लोगों के लिए 12 मार्च से आवेदन शुरू हुए। 3 देशों के अलावा अन्य किसी शरणार्थी से जुड़े नियमों में कोई बदलाव नहीं। भारत के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं। शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून। 3 देशों से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता, किसी की भी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी।
भारतीय राजनीति के चाणक्य यूं ही नहीं कहलाने लगे। उनके अटल फैसले, बेबाकी से अपनी बात को रखने का अंदाज और बेखौफ होकर दुश्मनों को ललकारना एक अलग छवि बनाती है। शाह सीए पर ही नहीं रुके। तुरंत बाद 12 मार्च को यूएपीए के तहत जम्मू कश्मीर की जेकेएलएफ को 5 साल के लिए बैन भी किया। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सरकार भारत के लोगों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। जेकेएलएफ को जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने, आतंकवाद का समर्थन करने, राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को चुनौती देने के लिए अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देते पाया गया। इसीलिए यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई। कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का घटक था जेकेएलएफ। गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। आदेश 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी। जेकेएलएफ देश की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा के लिए खतरा। जेकेएलएफ के सदस्य अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं। आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना मुख्य बिंदु। सुरक्षा बलों पर पथराव जैसे कई गैर कानूनी कारनामे। ये तो हो गए राजनीति के चाणक्य के अटल फैसले। अब बात करते हैं शाह की बेबाकी की। जिस अंदाज से वो अपनी बात को पटल पर रखते हैं, लोगों के हित की बात करते हैं, तो सभी उन्हें उतनी ही गौर से सुनते हैं और समझते भी हैं। पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से टच में रहना, बूथ स्तर पर काम करना पार्टी की मजबूती को तय करता है। पार्टी में मैनेजमेंट की बात की जाए तो शाह सभी के साथ समकक्ष रहते हैं। न उनके लिए कोई कम है और न ही कोई ज्यादा। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। कुछ उपलब्धियों के बाद अमित शाह के जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। शतरंज खेलने, क्रिकेट देखने, संगीत में गहरी रुचि रखने वाले बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने राज्य दर राज्य बीजेपी की सफलता की गाथा लिखते हुए 2019 में पार्टी के सदस्यों की संख्या 303 करने में अहम भूमिका निभाई है। बीजेपी को आगे लाने में मोदी लहर के साथ अमित शाह का अहम योगदान है। राजनीति में जोड़ी जय और वीरू के नाम से फेमस है। राजनीति में माहिर रणनीतिकार शाह ने पंचायत से लेकर संसद तक बीजेपी को सत्ता में लाने के सपने को साकार करने की दिशा में बहुत काम किया। जुलाई 2014 में बीजेपी अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद पार्टी के विस्तार के लिए पूरे देश का दौरा किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को जी जान से जुट जाने का संदेश दिया। 2019 में शाह ने बिहार और महाराष्ट्र में न केवल एनडीए के घटक दलों के साथ गठबंधन को लेकर लचीला रुख अपनाया था, बल्कि स्थानीय स्तर पर प्रतिद्वंदी दलों के वोट बैंक को भी अपनी पार्टी के पाले में लाने की सफल रणनीति बनाई थी, जिस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अपनाई जा रही है। इस बार के चुनाव मोदी लहर के साथ शाह की रणनीति पर भी आधारित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।